नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे कैसे पुलिस एक अपराध में क्या क्या कार्रवाई करता है, उसके बाद न्यायालय में उसकी क्या क्या प्रोसीडिंग होती है। हम लोग आज उसके बारे में चर्चा करेंगे शुरू से अंत तक। एफआईआर से लेकर हम लोग आज आज अंतिम निर्णय तक देखेंगे कि कैसे एक एक क्रिमिनल में दांडिक प्रकरण में कैसे उसकी कार्रवाई किए जाते हैं। पुलिस जब एफआईआर करता है तो उसके बाद क्या क्या प्रोसीडिंग होती है, न्यायालय में आता है तो क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो सारी चीज़ों को हमें एक एक करके आज समझने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, कोई भी अपराध होता है तो अपराध हम लोगों को जो आरपीसी के प्रथम अनुसूची में वर्गीकरण किया गया है, वो दो अपराधों के रूप में वर्गीकरण किया गया है। पहला अपराध आता है संज्ञेय अपराध और दूसरा है असंज्ञेय अपराध। ये दोनों अपराध का वर्णन कहाँ किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता में प्रथम अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। तो संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की परमिशन रहती है। इसमें किसी भी व्यक्ति को जब संज्ञेय अपराध कहते हैं गिरफ्तार कर सकता है। जब संज्ञेय अपराध होता है तो उसमें क्या होता है? डायरेक्ट एफआईआर होता है। जब एफआईआर होता है तो एफआईआर होता है, उसके बाद ये एफआईआर किस में लॉन्च किया जाता है? धारा 154 सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज किया जाता है। और यहाँ देखते हैं असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध क्या है? जिसमें पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उसमें अन्वेषण नहीं कर सकते हैं, जांच नहीं कर सकता है। ये इसको कहाँ दे रखा है? इसको 155 में सीआरपीसी में दे रखा है। जब कोई असंज्ञेय अपराध होता है जिसमें एफआईआर नहीं किया जा सकता है तो उसमें क्या करते हैं पुलिस वाले? पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध का एक फैना बना के दे दिया जाता है 155। वो उसको कहाँ जाने के लिए? न्यायालय के शरण में जाने के लिए उसको दे दिया जाता है। अब जब एफआईआर होता है तो अपराध यहाँ भी देखते हैं। तो जमानती अपराध और अजमानती अपराध दो प्रकार के होते हैं। संज्ञेय अपराध होता है एक जमानती अपराध, एक अजमानती अपराध। जमानती अपराध और अजमानती अपराध दोनों को कहाँ दे रखा है? प्रथम अनुसूची में। इसको भी दे रखे हैं प्रथम अनुसूची सीआरपीसी में। और जब जमानती अपराध में क्या होता है? जब पुलिस वाले कोई भी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे थाने में ही उसकी मुचलका कर दिया जाता है। मतलब यहाँ थाने में उसको क्या लेगा? जमानत लेगा और यहीं से उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब अजमानती अपराध होता है, कोई अजमानती अपराध रहता है, जैसे कि कोई जिसका जमानत थाना से दिया नहीं जा सकता है, तो उसमें क्या करेंगे? पुलिस वाले अभियुक्त को क्या करेंगे? गिरफ्तार करेंगे। अब जब गिरफ्तार किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसको क्या करेंगे? पुलिस वाले गिरफ्तारी की क्या करेंगे? उसके परिवार वाले को सूचना देंगे। ये कहाँ है सूचना? धारा 141 भी सीआरपीसी में है। अब इसको सूचना देने के बाद क्या करते हैं? जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस वाले यहीं तुरंत क्या करेंगे? उसे गिरफ्तारी के आधार बताएंगे कि आपको इस अपराध में आपको गिरफ्तार किया जाता है, तथा ये भी बताएंगे कि आपको जमानत लेने का अधिकार है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? धारा 50 सीआरपीसी में लिखी हुई है। तो जब उसको गिरफ्तारी की सूचना भी देंगे उसके घर परिवार वाले को, और अभियुक्त को बताएंगे कि आप जमानत तो लेने के लिए तैयार भी रहो, जमानत भी हो सकते हैं करके बताएंगे। और यहाँ क्या है? गिरफ्तार का आधार भी बताएंगे, आपको किस धारा में क्यों गिरफ्तार किया जाता है वो बताएंगे। अब जब गिरफ्तार किया जाता है किसी व्यक्ति को तो उसको डॉक्टरी परीक्षण के लिए ले जाया जाता है। उसकी मुलाहिजा कराने के लिए अस्पताल ले जाएंगे। ये बात कहाँ लिखा है? धारा 54 सीआरपीसी में है। तब उसको गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तारी की सूचना भी दे दी, अब डॉक्टर मुलाहिजा करा लिए। अब क्या होता है? जब अपराध होता है, जो बड़े अपराध है जिसका 24 घंटे के अंतर्गत अन्वेषण पूर्ण नहीं हो सकता है, मतलब उसकी चार्जशीट 24 घंटे में तैयार नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे? पुलिस अब रिमांड लेंगे। उसको 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को थाने में सिर्फ संज्ञेय अपराध में अजमानती अपराध है 24 घंटा से अधिक नहीं रखा जा सकता है। तो क्या करेंगे पुलिस वाले? अब रिमांड के लिए आगे बढ़ेंगे। अब वो कोर्ट में जाकर रिमांड लेंगे, साहब हमको रिमांड दे दीजिए। तो अब रिमांड के लिए देखिए, रिमांड दो प्रकार के होता है। एक हो रहता है पुलिस रिमांड और एक आता है न्यायिक रिमांड। इसी को जेआर और पीआर, जेआर और पीआर का कहा जाता है, पुलिस रिमांड और न्यायिक रिमांड। जब पुलिस रिमांड लिया जाता है तो ये एक अभियुक्त जो है पुलिस कस्टडी में रहता है, और यहाँ जब न्यायिक रिमांड में क्या जाता है? यहाँ जेल चले जाता है। तो अब देखिए क्या होता है? जब कोई भी अपराध हो रहता है वो 10 वर्ष तक सज़ा का प्रावधान है। 10 वर्ष तक सज़ा का प्रावधान है, तो उसमें अन्वेषण के लिए पुलिस को टाइम मिलेगा चालान पेश करने के लिए 90 दिन। और यदि यही
अन्य अपराध में उसको कितने दिन मिलेगा, 60 दिन मिलेगा। तो इस प्रकार यहाँ उसकी 60 और 90 दिन रहता है। यदि पुलिस 60 और 90 दिन के अंदर अगर चालान पेश नहीं किया जाता तो यहीं उसकी ज़मानत का अधिकार मिल जाता है। तो 10 वर्ष तक सज़ा में क्या है, 90 दिन का प्रावधान है। 10 वर्ष तक के कम सज़ा में क्या है, आपको 60 दिन चालान पेश करने के लिए मिलेगा। यदि इन दोनों में चालान पेश नहीं किया जाता 90 दिन और 60 दिन के अंतर्गत और अभियुक्त क्या है उसकी कस्टडी में, न्यायिक अभिरक्षा में, तो अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट बेल, यही बोला जाता है डिफ़ॉल्ट बेल, डिफ़ॉल्ट बेल का प्रावधान है। यहाँ उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगा। हाँ, अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग, जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है, तो रिमांड भी ले लिया गया। अब क्या है, अभियुक्त जब कस्टडी में गिरफ्तार हो जाता है उसको ज़मानत का अधिकार बन जाता है। अब वो ज़मानत के लिए कोर्ट में जा सकता है। अब यहाँ से फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसके लिए अब क्या आएगा पुलिस को, पुलिस न्यायालय में चालान पेश करने के लिए आगे बढ़ेगा। जब अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है तो अब पुलिस अपने अन्वेषण करेगा और वो चालान कोर्ट में चालान पेश करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो चालान पेश करता है, कौन से धारा में करता है चालान, धारा 173 CRPC के तहत अंतिम प्रतिवेदन पेश करेगा कोर्ट में, जिसे चार्जशीट या चालान बोला जाता है। अब क्या है, पुलिस की कार्रवाई यहाँ से समाप्त हो जाती है। यहाँ जैसे ही चालान पेश पुटअप किया जाता है तो जितने भी पुलिस की अन्वेषण जांच वाँच पूरी रहती है फाइल, वो कहाँ जा जाता है, कोर्ट में आ जाता है। अब कोर्ट में आने के बाद आपको क्या बनाएगा कोर्ट जो है एक आरोप लगाएगा कि आपके ऊपर इस धारा के ऊपर आरोप है, ये धारा आपके ऊपर लगा है, तो आरोप बन गया। उसके बाद क्या होता है, आरोप लगाने के बाद आपका एक विचारण चालू हो जाता है। अब विचारण में क्या हो जाता है, गवाह को क्या करेंगे, समन भेजा जाएगा कि आप आओ कोर्ट में गवाह दिए दो। तो यहाँ से गवाहों को समन जारी हो जाता है। जब गवाह कोर्ट में आता है तो उसको गवाही लेना चालू हो जाता है। अब जैसे पूरी कोर्ट जितना भी आता है सभी साक्षियों का गवाह लेने के उपरांत अब क्या हो जाता है, अभियोजन साक्षी को समाप्त करके अब क्या है, अभियुक्त से एक मुलजिम बयान बनाएगा। वो मुलजिम बयान किस में बनाया जाता है, धारा 313 CRPC में एक मुलजिम बयान बनाएगा कि आपका अब क्या कहना है। यदि अभियुक्त अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य देना चाहता है तो यही जो मुलजिम बयान बनाया जाता है धारा 313 में, यही उसका उल्लेख किया जाएगा कि मैं अपना बचाव साक्ष्य देना चाहता हूँ। तो यहाँ से अब उसके फिर से चालू हो जाएगी, गवाह जो है आरोपी का यहाँ से गवाह चालू हो जाता है। अब जब आरोपी अपना बचाव साक्ष्य नहीं देना चाहेगा तो क्या होगा, अब वो केस जो क्या है अंतिम तर्क के लिए चला जाएगा। अब यहाँ इसी को बोलता है वकीलों का बहस। वकील बहस के लिए चला जाएगा, वो अंतिम तर्क के लिए चला जाएगा। जितना भी केस का अंतिम आर्गूमेंट रहेगा यहीं से होगा। अब अंतिम आर्गूमेंट होने के बाद, अंतिम तर्क होने के बाद अब केस फैसला की ओर चला जाता है और फैसला होगा तो क्या होगा, दो ही, एक तो दोष मुक्त होगा या दोष सिद्ध होगा। जब दोष मुक्त हो जाता है तो केस यहाँ से समाप्त हो जाता है और दोष सिद्ध किया जाता है तो यहाँ से अब अभियुक्त को अपील में जाना पड़ेगा। और यदि वो अपील में नहीं जाता है तो उसको उतने दिन का सज़ा काटना होता है। तो ये है हम लोग प्रथम FIR से लेकर अंतिम फैसला तक ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है एक दांडिक एक विचारण में। तो कैसे FIR होता है, कहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, क्या क्या उसकी अधिकार मिलता है, ये सारी बातें हैं। रिमांड कहाँ से मिलता है, ये हमने आज एक छोटी सी वीडियो में देखे हैं। धन्यवाद।